हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रचना शारीर के अध्याय थर्ड गर्भ शारीर अध्याय का रिवीजन करेंगे और फर्स्ट और सेकंड अध्याय की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गर्भ की परिभाषा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। मतलब गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित को गर्भ कहा जाता है। चरक शारीर स्थान के अनुसार शुक्र शोणित जीव संयोगी तु खलु कुक्षी गति गर्भ संज्ञा भवति। अर्थात कुक्षी यानी गर्भाशय में शुक्र शोणित एवं जीव आत्मा का संयोग होने पर इसकी संज्ञा गर्भ होती है। शुद्ध शुक्र के लक्षण। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुर गंधिश्च शुक्रम इक्षन्ति केचित्तु थैल शोद्र निभम तथा। सुश्रुत ने कहा है स्फटिक यानी फिटकरी के समान आभा वाला, श्वेत, स्निग्ध यानी विस्कस, मधुर स्वीट एवं मधु हनी किसी गंध वाले द्रव फ्लूइड को शुक्र समझते हैं, परंतु कई तो तेल तथा शौद्र शहद की रंग की आभा वाले द्रव को शुक्र समझते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 2 के अनुसार बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहु चा यक्षुकम फलवत आशंशया शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए गए हैं। और अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय 1 के अनुसार षटपथ पिपीलिका नाम इष्टम, अर्थात शुक्र की जमीन पर गिर जाने पर षटपथ पिपीलिका चींटी लग जाना, यह शुद्ध शुक्र का लक्षण बताया गया है। शुक्र के कार्य। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 5 के अनुसार शुक्रम धैर्यम चैवनम प्रीति देह बलम हर्ष बीजार्थ चा, अर्थात शुक्र धैर्य, धीरज, च्यवन यानी मैथुन के समय डिस्चार्ज होने वाला, प्रीति प्रेम करने वाला, देह बल उत्साह एवं पुष्टि देने वाला, हर्ष प्रसन्नता प्रदान करने वाला और बीज उत्पत्ति स्पर्म देने का कार्य करता है। शुक्र के दोष। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 2 के अनुसार वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणव ग्रंथि पूति पुई क्षीण मूत्र पुरी श्रेतसः प्रजो उत्पादना न समर्था भवन्ति, अर्थात वात पित्त कफ और रक्त इनके प्रकुपित होने से कुणव ग्रंथि यानी शव की गंध वाला, पूति दुर्गंध युक्त और पस युक्त, कम मूत्र और पुरीश की गंध वाला शुक्र संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। इसी प्रकार शुक्र के 11 दोष माने गए हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में कहा गया है फेनिलम तनु रूक्षम च विवर्ण पूति पिच्छलम अन्य धातु संश्रेष्टम वसा आदि तथा अष्टम, अर्थात फेनिल झागदार, तनु पतला, रूक्ष रूखा, विवर्ण शुक्र का नीला पीला या हरा होना, पूति पिच्छल रसादी अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होना शुक्र दुष्ट शुक्र के लक्षण बताए गए हैं। चरक के अनुसार यह 8 दोष होते हैं। शुद्ध आर्तव। चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय 30 में कहा गया है कुंजा वसा वर्णम चा पद्म अलग तक सन्निभम इंद्र गोपक संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत, अर्थात जिस आर्तव का रंग गुंजा फल के समान, कमल व आलता के समान लाल या इंदुगो कीड़े के समान लाल हो उसे शुद्ध आर्तव समझना चाहिए। आर्तव का काल। आर्तव 12 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है जिसको हम मीनार्च, और 50 वर्ष की आयु के पश्चात समाप्त हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं। आर्तव की अवधि होती है 3 से 5 दिन। नेक्स्ट गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन। सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 3 में कहा गया है ततो अग्नि सोम संयोगात संसृज्यमानो गर्भो गर्भाशयम अनुप्रतिपद्यते, अर्थात जिस स्त्री व पुरुष के समागम के समय वायु शरीर में तेज को उदीर्ण करता है और वायु के संयोग से निकला शुक्र योनि को चल देता है, तत्पश्चात अग्नि यानी आर्तव और सोम शुक्र के संयोग से उत्पन्न हुआ यह गर्भाशय को आश्रय देता है। नेक्स्ट है बीज भाग और बीज अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज को हम जायगोट, स्पर्म या फिर ओवम समझ सकते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान में ध्रुवम चतुर्णाम सन्निध्यात गर्भ स्यात् विधि पूर्वकः ऋतु क्षेत्रम्भु बीजानाम सोम ग्रयाद अंकुरो यथा कहा गया है।
जिसका अर्थ होता है जैसे ऋतु यानी ओव्यूलेशन पीरियड, क्षेत्र, भूमि, स्त्री एवं गर्भाशय, अंबु जल, रस व पोषक द्रव्य, बीज यानी स्त्री बीज या पुरुष बीज आदि सामग्री से अंकुर गर्भ की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार इन चारों की सन्निधि से गर्भ विधि पूर्वक अच्छी तरह से उत्पन्न होता है। यहाँ बीज से गर्भ बीज, स्पर्म और ओवम को समझा जाना चाहिए। बीज भाग को हम क्रोमोसोम और बीज भाग अवयव को हम जीन समझते हैं। लिंग विनिश्चय यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। शुश्रूष शारीरिक स्थान अध्याय 5 में कहा गया है, तत्र शुक्र बाहुल्यात् पुमान् आर्तव बाहुल्यात् स्त्री सामत्यात् नपुंसकम। अर्थात गर्भाशय में शुक्र के बाहुल्य से पुरुष, आर्तव के बाहुल्य से स्त्री और दोनों की समानता यानी बराबरी से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम मासानुमासिक वृद्धि क्रम या फिर मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस बोलते हैं। इसका वर्णन सुश्रुत शारीरिक स्थान के अध्याय 3 में बताया गया है। प्रथम मास को कलल अवस्था भी कहा जाता है। तत्र प्रथमे मासे कललम जायते, अर्थात प्रथम मास में कलल या मॉरुला प्राप्त होता है। द्वितीय मास को घन अवस्था बोलते हैं। द्वितीय शीतोष्मानिल अनिले अभिप्रच्यमानानां महाभूतानां संघातो गणः संजायते यदि पिंडः पुमान् स्त्री चेत् पेशी नपुंसकम अबुद्धम इति। अर्थात दूसरे माह में शीत, ऊष्मा तथा वायु से परिपक्व महाभूतों का संघात घन यानी ठोस या फिर सॉलिड हो जाता है। यदि यह पिंडाकार राउंडेड हो तो पुरुष, एलोंगेटेड हो तो स्त्री और अबुद्ध यानी इरेगुलर हो तो नपुंसक होता है। तृतीय मास पंचपिंडिका अवस्था। तृतीय हस्तपाद से शाम पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति। अर्थात तीसरे मास में 2 हाथ, 2 पैर और सिर, इनकी 5 पिंडिकाएं निकल जाती हैं और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म यानी माइन्यूट हो जाते हैं। चतुर्थ मास को द्विहृदयी अवस्था भी कहते हैं। चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभागा गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भाव चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति द्विहृदय च 2 हृदयी माच्यते। अर्थात चौथे माह में अंग प्रत्यंग विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। गर्भ हृदय यानी फीटल हार्ट विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। गर्भ हृदय में चेतना धातु भी व्यक्त होने लगती है और इसी कारण इस माह में जो गर्भिणी होती है उसे द्विहृदया भी कहते हैं। पंचम मास को मन प्रतिबद्ध अवस्था भी बोलते हैं। पंचमे मना प्रतिबुद्धर्तम भवति, अर्थात 5वें महीने में गर्भ का मन अधिक प्रबुद्ध यानी क्लियरली मैनिफेस्ट हो जाता है। छठवें मास को बुद्धि अवस्था बोलते हैं। षष्ठी बुद्धि, अर्थात 6वें मास में बुद्धि अधिक प्रवृत्त होती है। सप्तम मास को सर्वांग अंग प्रत्यंग व्यक्त अवस्था बोलते हैं। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागा प्रवक्त रहा, अर्थात 7वें में संपूर्ण अंगों एवं प्रत्यंगों का विभाग और भी स्पष्ट हो जाता है। अष्टवें मास को ओज अस्थिरीकरण अवस्था भी बोलते हैं। अष्टमी अस्थिरी भवेत ओजा, अर्थात 8वें महीने में रस वाहिनी द्वारा माता से गर्भस्थ शिशु में तथा गर्भस्थ के हृदय से माता के हृदय में ओज का संचरण आदान प्रदान होता रहता है। तो इस अवस्था में ओज बहुत ही ज्यादा अस्थिर होता है। नवम मास या प्रसव काल या प्रसव अवस्था। नवम दशम एकादश द्वादशानाम अत्यंत अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति, अर्थात 9वें, 10वें, 11वें या 12वें में किसी एक महीने में गर्भ का प्रसव होना चाहिए। इसके अनंतर यदि गर्भ उदर में रहे तो विकृत या फिर एबनॉर्मल हो सकता है। गर्भोत्पादक भाग, जिनको हम फीटस प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, तो इसमें बीज के लिए जो हमने श्लोक देखे थे, ध्रुवम चतुर्णाम सन्निध्यात् गर्भ स्यात् विधि पूर्व कहा, ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम समाग्रयात् अंकुरो यथा का भी वर्णन हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त चरक शारीर स्थान अध्याय 4 में कहा गया है, मातृता पितृतः आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्वत
इत्येतेभ्यो भावेभ्यः समुदितभ्यो गर्भः संभवति। अर्थात माता पिता यानी उनके शुक्र शोणित जीवात्मा, माता पिता के आहार विहार की सात्मिकता, पोषक मातृ रस तथा गर्भात्मा का प्रेरक मन, इन 6 भावों के मेल से गर्भ बनता है। गर्भ वृद्धि का भाव में मातृज भाव 20, पितृज भाव 10, आत्मज भाव 22, सात्मज भाव 8, रसज भाव 6 और सत्वज यानी मन के भाव 18 बताए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गर्भ पोषण और फीटल न्यूट्रिशन। शिशु शारीरिक स्थान के अध्याय 4 में बताया गया है। गर्भस्य खलु रस निमित्ता मारुत आद्यमा निमित्ता च परिवृद्धि भवति। अर्थात गर्भ की वृद्धि रस के कारण और मारुत आद्यमान यानी वायु की गति के कारण होती है। इसी के बाद शिशु शारीरिक स्थान अध्याय 3 में कहा गया है, मातस्तु खलु रस वाहयानाम नाड्यम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा स अस्य मातु आहार रस वीर्य अभिवहति तेन उपस्नेहस्य अभिवृद्धिर्भवति। जिसका अर्थ है माता की रसवह नाड़ी यानी प्लेसेंटा से गर्भ की नाभि नाड़ी अम्बलाइकल कॉर्ड बंधी होती है। वही माता की न्यूट्रिटिव मटेरियल को गर्भ तक ले जाती है और इसी के कारण गर्भ की वृद्धि होती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरा निर्माण या फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। गर्भिणी स्त्रियों के आर्तव व स्रोतसों के मार्ग गर्भ फीटस से अवरुद्ध या फिर ब्लॉक्ड हो जाते हैं। इसी कारण गर्भिणी स्त्रियों में आर्तव दर्शन यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं देखा जाता। फिर नीचे की ओर जाने से रुका हुआ यह आर्तव ऊपर की ओर जाकर और उपचित समृद्ध होकर अपरा कहलाने लगता है। शेष बचा ऊपर उठकर स्तनों यानी ब्रेस्ट में पहुंचकर मिल्क फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज अंग प्रत्यंग उत्पत्ति या फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो रक्त के मल से उंडुक या फिर सीकम का निर्माण होता है गर्भ में। रक्त के फेन से फुफ्फुस यानी लंग्स का, रक्त से यकृत यानी लिवर और प्लीहा स्प्लीन का, रस व कफ के संयोग से आंत्र यानी इंटेस्टाइन, गुदा एनस या बस्ती यूरिनरी ब्लैडर का, कफ प्लस रक्त प्लस मांस से जिह्वा यानी टंग का, रक्त प्लस मेद से वृक्क यानी किडनी और कफ प्लस रक्तवाही स्रोतसों से ज्ञानेंद्रियों का और मेद प्लस कफ से रज्जु, सिरा या कंडराएं जो मांगने वाली चीज होती है उनकी उत्पत्ति होती है। त्वचा की उत्पत्ति शिशु शारीर स्थान अध्याय 4 में तस्य खल्वेवं प्रवत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिप्रच्यमानस्य क्षीरस्य एव संतानिका सप्तत्वचो भवन्ति के रूप में बतलाई गई है। जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार गर्भ निर्माण में प्रवत्त एवं त्रिदोषों से पकते हुए उस शुक्र शोणित की 7 प्रकार की त्वचाएं उसी प्रकार बनती हैं जैसे दूध के उबलने से क्षीर की संतानिका यानी दूध की मलाई बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।